दोस्तों नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है। लगभग सभी समाचार चैनलों के माध्यम से आपने यह समाचार सुन लिया होगा। राष्ट्रपति पद पर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से जो साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वह भी आपने लगभग सुन लिया होगा। परंतु क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का पद जो भारत का सर्वोच्च पद है, हम में से बहुत से लोग ना तो उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, ना उनका चुनाव कैसे होता है उनके बारे में जानते हैं। वीडियो को बहुत धैर्य के साथ सुनना विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा बड़े भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम व्यक्ति कैसे चुना जाता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। यदि आपको अच्छा लगे कृपया कमेंट अवश्य करें, अपने सुझाव अवश्य दें और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे यह भी अवश्य बताएं। कृपया इसे शेयर भी करें। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं और कैसे उनको चुना जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। सभी चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह सब राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के पास एक और महत्वपूर्ण अधिकार है कि जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्ति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उनके 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। आंग्ला भारतीय समुदाय वह है जिनका कोई पुरुष ब्रिटिश मूल का रहा हो, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो ब्रिटिश के हों और वह भारत में आकर बस गए हों और अब वह भारत के नागरिक बन गए हों। इसी प्रकार राष्ट्रपति साहित्य, कला, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में कम से कम 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तब संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति का एक और महत्वपूर्ण अधिकार है क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसकी सजा को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने एक बार याचिका रद्द कर दी तो दूसरी बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आपका जानना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 362 तक आपातकाल से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सेना विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया गया आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, इस बार आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अंतिम जो तारीख है वो 29 जून है और मतदान 18 जुलाई को संपन्न होगा और जो नतीजे आएंगे वो 21 जुलाई को आ जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई को पूरा होगा और उससे पहले नया राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है। एक मजेदार बात आपको बता रहा हूं कि पिछले 45 वर्षों से 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार राष्ट्रपति संभालते रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और तब से शपथ 25 जुलाई को लेने का प्रचलन बन गया है। अब एक बात और आप लोगों के मन में आ रही होगी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है।
देखिए, इसके लिए मात्र एक शर्त होना बहुत आवश्यक है कि आपको भारत का नागरिक होना है। आपकी उम्र भी 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं हैं। इसके साथ साथ आपके पास 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 समर्थक विधायक अवश्य होने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सीधे चुन सकता है और कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता। एक बात तो आप सबको स्पष्ट है कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव है और जनता इसमें सीधे वोट नहीं दे सकती। इस चुनाव में राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद जो होते हैं वह भी शामिल नहीं हो सकते। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक इसमें वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है वह है कि राष्ट्रपति चुनाव वोटों से नहीं, वैल्यू से जीता जाता है। और एक चीज और आप अंडरलाइन करिए कि यह चुनाव ईवीएम से नहीं होता बल्कि बैलेट पेपर से होता है, बहुत गोपनीय तरीके से होता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इस चुनाव में जो अभी होने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव, 4,896 मतदाता होंगे, जिसमें से 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा सांसद होंगे। सभी राज्यों के 4,120 विधायक भी इसमें शामिल होंगे। सांसदों और विधायकों की तरफ से जाने वाले जो वोट डाले जाएंगे उसकी कीमत 1 से ज़्यादा होगी। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोट की कीमत 708 होगी और विधायकों के जो वोट की कीमत होगी वह राज्यों की जनसंख्या की गणना पर निर्भर करेगी। विद्यार्थियों, बहुत गौर से इसको सुनना कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट की कीमत 708 और विधायक के वोट की कीमत हर राज्य के अलग अलग होगी और वह उसकी जनसंख्या की गणना के आधार पर होगी। अब विधायकों के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसे भी बड़े गौर से सुनें। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसको विधायकों की संख्या से भाग देते हैं। जो उसका उत्तर आता है उसका भाग 1000 से दिया जाता है। इस प्रकार विधायक के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की कीमत इस चुनाव में 208 होगी। अब अगर आप राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के मतों की कीमत जोड़ें तो वह बैठेगी 5,59,408 और अगर विधायकों के मामले में यह संख्या जोड़ें तो वह बैठेगी 5,49,495। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज के आंकड़ों की जो टोटल बैठेगा वह बैठेगा 10,98,903। तो अब राष्ट्रपति को जीतने के लिए कुल जो संख्या आई है उसका डिवाइड बाई 2 + 1 इतना चाहिए, अर्थात आधे से एक वोट ज्यादा प्राप्त कर लेगा, वही भारत का अगला राष्ट्रपति होगा। कई बार मेरी विद्यार्थियों से बात होती थी या अन्य अभिभावकों से भी बात होती थी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी लोग असमंजस में थे। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझा सकूं राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति की शक्तियां, कैसे उनका निर्वाचन होता है। यह सब थोड़ा चूंकि जटिल विषय था इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा समय लिया। आपको धन्यवाद कि आपने धैर्य के साथ मुझे सुना। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रविवार के दिन, जो कि मेरा खाली दिन होता है, मैं वो विद्यार्थियों को समर्पित कर सकूं। यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो मेरा आग्रह है इसे अपने अन्य ग्रुपों में व्हाट्सएप नंबर्स पर शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो एक उद्देश्य बनाया है कि विद्यार्थियों तक सारी जानकारी पहुंचाना, देश के नीतिगत व जितने भी तार्किक विषय हैं, राष्ट्र प्रेम से संबंधित विषय हैं, उनसे उनको जोड़ना, इसमें मुझे सफलता मिल सके।
अगर आपका कोई सुझाव है तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो सुझाव भी अवश्य दें। इसी के साथ मैं दीपक ओरी आप सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।